brought to you by Higher and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. कॉल ऑफ ड्यूटी और बैटल ग्राउंड जैसे मोबाइल गेम से बहुत पहले प्राचीन लोग अपने कॉलेज के हॉस्टल के कमरों में एक गेम खेलते थे, मिनी मिलिशिया। इस मोबाइल गेम में एक खास तरह का नक्शा देखने को मिलता है, कैटाकॉम्स, सुरंगों और पत्थरों से भरा अंडरग्राउंड इलाका। गेम के इस नक्शे की जड़ें एक स्याह असली इतिहास तक जाती हैं। गेम से इधर छोड़ पेरिस तक चलते हैं। खूबसूरत गलियां, रेस्तरां, फव्वारे, संगीत बजाते लोग, एक आध बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग होते भी यहाँ दिख सकती है। और फिर एफिल टावर तो है ही, जिसके नीचे प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को अंगूठी पहनाते हैं, या कुछ प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों को। कतई रोमांटिक है ना? पर जल्दबाजी क्या है, जरा ठहरिए। रोमांस बस यहाँ की सड़कों के ऊपर है, क्योंकि शहर की सड़कों के नीचे हैं सुरंगें। जमीन से 20 मीटर नीचे कुछ 300 किलोमीटर लंबी सुरंगें, या कहें पूरा का पूरा जाल। इन्हें नाम दिया जाता है कैटाकॉम्स, जहाँ करीबन 50-60 लाख लोगों की हड्डियां जमा हैं। कुछ सजाकर भी रखी गई हैं, जिन्हें देखने सालाना 5 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। पर इन सुरंगों का छोटा सा हिस्सा ही पर्यटकों के लिए खुला है। बाकी हिस्से में कंकालों के साथ दबी हैं तमाम कहानियां और कुछ राज। इन्हीं की कहानी आज आपको सुनाएंगे। जानेंगे कि पेरिस की सड़कों के नीचे लाखों कंकाल पहुंचे कैसे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी है दुनिया के सबसे बड़ी और खुफिया कब्रगाह कैटाकॉम्स की। पेरिस के नीचे कैटाकॉम्स का ये जाल कितना जटिल है, इसे समझने के लिए एक कहानी बताते हैं। कहानी है फिलिबर्ट एस्पैर्ट की। नवंबर 1793 की बात है। 62 साल के फिलिबर्ट फ्रांसीसी क्रांति के समय के वेल डे ग्रेस अस्पताल में दरबान थे। एक रात वो अस्पताल के आंगन में मौजूद सीढ़ियों से तहखाने में गए। ये तहखाना कैटाकॉम्स की सुरंगों से मिलता था। कुछ कहते हैं फिलिबर्ट सुरंगों में छिपी खुफिया शराब के भंडारों को खोजने गए थे। कुछ कहते हैं कि वो इनका नक्शा तैयार कर रहे थे। वजह जो भी हो, उस रात फिलिबर्ट कैटाकॉम्स में उतरे, पर कभी बाहर नहीं निकल पाए। सालों तक फिलिबर्ट की खोज चली, पर उनका कोई सुराग नहीं मिला। लोगों को लगा वो कहीं चले गए। फिर 11 साल बाद इन सुरंगों में एक कंकाल मिला, जिसे अस्पताल की चाबी के गुच्छे से पहचाना गया। जिसके बाद फिलिबर्ट की कब्र का पत्थर वहीं लगा दिया गया, जिस पर लिखा है फिलिबर्ट एस्पर्ट की याद में, जो 3 नवंबर 1793 को सुरंगों में खो गए थे। 11 साल बाद मिलने पर इन्हें 30 अप्रैल 1804 को इसी जगह दफना दिया गया था। इसी के साथ इन सुरंगों में मौजूद कुछ 50 लाख कंकालों में एक फिलिबर्ट भी शामिल हो गए। पर आखिर ये जटिल सुरंगें बनाई क्यों गईं? इनमें लाखों कंकाल क्यों रखे गए हैं? और पेरिस के ये कैटाकॉम्स आम कैटाकॉम्स से कैसे अलग हैं? समझते हैं शुरुआत से। कैटाकॉम्ब शब्द की जड़ें प्राचीन लैटिन भाषा तक जाती हैं, जिनमें इसका मतलब होता है खोखली जगह। ऐसी खाली जगह प्राचीन रोम में भी देखने को मिलती है, जो ईसाई धर्म की शुरुआत के दिनों की कहानी बताती हैं। यहाँ भी अंडरग्राउंड सुरंगों में लोगों को दफनाया जाता था। दरअसल रोम के प्राचीन धार्मिक नियमों में मान्यता थी कि मृत को पोमेरियम यानी कि शहर की बाहरी दीवार से दूर दफनाया जाना चाहिए, नेक्रोपोलिस यानी मुर्दों के शहर में। लेकिन फिर रोमन सभ्यता के आखिरी दिनों में बारबेरियंस के हमले होते हैं, जिनके चलते शहर के बाहर मृतकों को दफनाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में जमीन के भीतर ही सुरंगें लोगों को दफनाने में इस्तेमाल की जाने लगीं और कैटाकॉम्स बने। ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध रोमन कैटाकॉम्स में कैलिस्टस का कैटाकॉम्ब भी है, जो सबसे प्राचीन कब्रगाहों में से एक है। ये ईसा के बाद 3री सदी के दौरान रोमन चर्च के आधिकारिक कब्रगाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, जिसकी वजह से इनमें ईसाई धर्म के कई शहीदों और पोप्स की कब्रगाह भी है। पर ईसाई धर्म के बढ़ने के बाद रोम में ये प्रथा कम हो गई और कैटाकॉम्स में कम लोग दफनाए जाने लगे। पर इनकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई। पोप्स और शहीदों की कब्रगाह होने के चलते ये तीर्थ की जगह के तौर पर बदले जाने लगे। वहीं रोमन साम्राज्य के पतन के बाद कई कैटाकॉम्स लूट का शिकार भी हुए और इनमें मौजूद कीमती जवाहरात चुरा लिए गए और धीरे धीरे इनका भी पतन होने लगा। रोम की कहानी तो ठीक, अब सवाल ये कि पेरिस में कैटाकॉम्स कैसे बने? एक तरफ जहां रोम के कैटाकॉम्स ईसा के शुरुआती दिनों में शक्ल लेते हैं, वहीं पेरिस में मामला तुलनात्मक रूप से नया है। यहाँ ये 18वीं सदी में उभरते हैं। वजह 2 समस्याएं और उनका उपाय। पहली थी सड़कें खाती जमीन। दरअसल नोट्रे दाम
द लूव्र संग्रहालय जैसी तमाम आइकॉनिक इमारतें एक खास तरह के पत्थर से बनी हैं। लुटेनियन चूने का पत्थर या पेरिस स्टोन, जो रोमन समय से पेरिस के बाहरी इलाकों से निकाला जाता रहा है। बाद के सालों में शहर और बढ़ता है। तमाम नई इमारतें खदान की खाली सुरंगों के ऊपर बनाई जाने लगती हैं। पर एक दिक्कत थी, जाहिर सी बात है ये ज़मीन खोखली हो चुकी थी। साल 1774 में एक विशालकाय गड्ढा यहाँ की सड़क में बनता है। 84 फुट गहरे गड्ढे में घोड़ा गाड़ी, लोग और ठेले सब समा जाते हैं। आगे के सालों में ऐसे कई गड्ढे देखने को मिलते हैं, जिसके चलते लोगों के मन में भय घर करने लगता है। साल 1777 में राजा एक अधिकारी को इन खदानों का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी देता है ताकि इन्हें भरा जा सके। पर इनमें भरने के लिए मटेरियल कहाँ से खोजा जाए? आखिर में समस्या का हल दूसरी समस्या से मिला। पेरिस में उन दिनों कब्रिस्तान भरने लगे थे। लाशों को दफनाने के लिए शहर के प्राचीन कब्रगाह में जगह नहीं बची थी। दूसरी तरफ खाली सुरंगों के चलते शहर की सड़कें धंस रही थीं। अंत में फैसला लिया गया कि क्यों न कब्रिस्तान के मुर्दों को सुरंगों में शिफ्ट कर दिया जाए। इससे सुरंगें भी भर जाएंगी और कब्रिस्तान भी खाली हो जाएंगे। इसी आइडिया के तहत पेरिस में एक रात सारी कब्रें खोद दी गईं। इस घटना के बारे में एरिन मैरी लेगेसी अपनी किताब मेकिंग स्पेस फॉर द डेड कैटाकॉम्स में लिखती हैं। दिसंबर 1785 में मुर्दों को पेरिस के दिल से निकाला जा रहा था और पेरिस के पूर्व सेनेटर विक्टर ह्यूगो के मुताबिक इन्हें यहाँ की आंतों में भेजा जा रहा था। रात के अंधेरे में शहर के प्राचीन और सबसे बड़े कब्रगाह में खुदाई का काम चल रहा था। कंकालों को कब्रों से निकाला जाता है और सड़कों और खिड़कियों से लोग ये सब देख रहे होते हैं। असल में प्लान के मुताबिक कंकालों को खोदकर बैलगाड़ियों में लादकर खदान की सुरंगों में भरा जा रहा था। आगे चलकर यही सुरंगें पेरिस कैटाकॉम्स के नाम से जानी गईं। मेकिंग स्पेस फॉर द डेड के मुताबिक शुरुआत में कंकालों को इन सुरंगों में ऐसे ही फेंक दिया जाता था, पर नेपोलियन बोनापार्ट ने इन सुरंगों को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाई और खदान विभाग को आदेश दिया कि इन्हें सार्वजनिक मॉन्यूमेंट बनाया जाए, जिसके बाद हजारों लोग यहाँ मौत के साम्राज्य को देखने आने लगे। लोगों की भीड़ देखकर इंस्पेक्टर ने तय किया कि मृत भी कुछ सम्मान के अधिकारी हैं और इन कंकालों की हड्डियों को व्यवस्थित करके रखा जाने लगा। बाद के सालों में इस डरावनी सुरंगों के जाल को पर्यटन की जगह के तौर पर विकसित किया गया। फिर इसे लेकर तमाम असल किस्से और मिथकीय कहानियां भी निकली। मसलन यहाँ कभी सीक्रेट पार्टी रखने की बात कही जाती है, तो कभी यहाँ सीक्रेट सिनेमा हॉल मिलता है, बाकायदा स्क्रीन और प्रोजेक्टर के साथ। इस जगह के ऊपर तमाम फिल्में भी बनाई गई, यहाँ तक कि यहाँ के दीवारों पर लोग कलाकृतियां भी बना गए। कुछ कहानियों में यहाँ भूतिया फैंटम की बात बताई जाती है जो रात के अंधेरे में घूमता है। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं मिलते हैं। ऐसी ही एक और डरावनी कहानी एक वीडियो टेप की भी चलती है। कहा जाता है 1990 के दशक में कैटाफाइल्स यानी कि कैटाकॉम्स में शौकिया खोज करने वालों के ग्रुप को एक कैमरा मिला। कैमरे में वीडियो टेप था। बताया जाता है वीडियो में एक शख्स अंधेरी सुरंगों में यहाँ वहाँ भागता दिखता है। ऐसा लगता है वो खो गया है। थोड़ी देर में पता चलता है कि आदमी सुरंगों के जाल में रास्ता नहीं खोज पाता, वो पागल सा हो रहा है और फिर कैमरा गिरने के साथ ये वीडियो अचानक खत्म हो जाता है। किसी को नहीं मालूम आगे क्या हुआ। खैर, ये सच था या लोगों को डराने के लिए कहानी, ये अभी भी एक राज है। पेरिस कैटाकॉम से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं। मसलन यहाँ की ठंडी और अंधेरी सुरंगों का एक अलग ही फायदा लोगों ने लिया। ये खुफिया शराब बनाने की जगह के तौर पर भी इस्तेमाल किए गए। इनके तापमान का फायदा उठाकर मशरूम भी उगाए गए। आम लोगों से तर सरकारों ने भी इन सुरंगों का इस्तेमाल किया। दूसरे विश्व युद्ध में इन सुरंगों का इस्तेमाल फ्रेंच रेजिस्टेंस छिपने के लिए भी करती थी, जहाँ ये सीक्रेट मीटिंग्स रखते थे, सप्लाई स्टोर करते थे और जर्मन सेना से बचकर निकलने में इन सुरंगों का इस्तेमाल करते थे। नाजी भी सुरंग के दूसरे हिस्सों का इस्तेमाल कर बंकर की तरह करते रहे। इन्होंने यहाँ के नक्शे भी तैयार किए। दोनों सेनाओं के इन सुरंगों में लड़ने की कहानियां भी चलती हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल जानने में नहीं मिलता। किताबों से इतर यहाँ मौजूद हड्डियां भी युद्ध की मूकदर्शक बनी। स्थानीय लोगों की कहानियों के मुताबिक सैनिक यहाँ की दीवारों पर निशान लगाकर एक दूसरे को खुफिया संदेश देते थे। खैर, विश्व युद्ध और इससे जुड़ी इन कहानियों ने कैटाकॉम्स के इतिहास में एक और परत जोड़ी। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। जाते जाते एक बेहद ज़रूरी सूचना, लल्लन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है दिनांक 22, 23, 24 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। रजिस्ट्रेशन के लिए lallantop.com पे दिए बैनर पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी
OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है, और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन एक और, नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelallanTop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।